अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी प्रोग्राम्स डिस्कस करने जा रहे हैं करंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चैप्टर 11 ऐसे हैं। आपको बताया कि अगर आप स्कीमा स्टडीज एक्सप्लोर करें तो चैप्टर 11 से ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन इसमें एक प्रोग्राम मस्ट आएगा। तो ज़रा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली मैंने ये आइडेंटिफाई किए 5 टाइप्स के क्वेश्चंस, जिनमें मैक्सिमम मिनिमम के 3 तरह के वेरिएशंस आ सकती हैं। इसी तरह इवन ऑड के क्वेश्चन हैं, इसकी 2 वेरिएशंस हो सकती हैं। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड जो सी का प्रोग्राम है उसकी 2 वेरिएशंस हैं। लीप ईयर डिविजिबिलिटी चेकिंग से रिलेटेड 2 वेरिएशंस हैं। इसी तरह वॉवल और नॉट वॉवल से रिलेटेड 2 वेरिएशंस हैं। अब नेक्स्ट हम जरा देखते हैं ये वेरिएशन से क्या मुराद है। देखिए मैक्सिमम मिनिमम में सिंपल इफ से रिलेटेड भी प्रोग्राम है, नेस्टेड इफ से भी रिलेटेड है, और ये आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करते भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इवन आउट को भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, सिंपल इफ या फिर नॉट ऑपरेटर यूज करते हुए। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो से रिलेटेड जो सी प्रोग्राम है इफ एल्स और सिंपल इफ से भी कर सकते हैं। लीप ईयर का क्वेश्चन है, और इसके अलावा इसी से रिलेटेड डिविजिबिलिटी बाय 5 और 10 या कोई भी किसी भी नंबर से कि वो डिविजिबल है या नहीं, कि लीप ईयर में आप 4 से चेक करते हैं, जबकि ये जनरली क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी डिजिट से आप कि ये डिविजिबल है या नहीं। इसी तरह वॉवल और नॉट वॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन आप 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, यूजिंग इफ और लॉजिकल और के साथ। सेकेंडली आप इसको स्विच से भी कर सकते हैं। अब हम जरा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इंडिविजुअली तमाम क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास 11.3 क्वेश्चन है मैक्सिमम, और अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इनपुट कर रहा है प्रोग्राम 3 नंबर्स और मैक्सिमम डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया इसको आपने किस मेथड से करना है। तो फिर आप किसी मेथड से कर सकते हैं। अब आप इसको इफ से भी कर सकते हैं, एंड लॉजिकल एंड से भी कर सकते हैं, या आप इसको इफ एल्स से भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने सिंपल इफ से किया है। देखिए यहाँ पर आपको पता है हर सी के क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके स्ट्रक्चर में आपको चंद एक चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आपको हेडर फाइल नज़र आ रही हैं, वॉइड मेन, ये ब्रेसेस नज़र आ रही है, उसके बाद गेट सी नज़र आ रहा है, क्लियर स्क्रीन, और इसके अलावा ये ब्रेसेस आपकी क्लोज भी हो रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के भी मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा फिर आप अगर लॉजिक भी सही से लिख लेते हैं तो फिर आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास हर लाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए पहली लाइन में क्या हो रहा है, आपके पास 4 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, ए बी सी और मैक्स। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया, और फिर आपने इनपुट करवाए 3 वेरिएबल ए बी एंड सी। ये सेक्शन आपका इनपुट का है, और आपने 3 वेरिएबल अलग अलग इनपुट करवाए, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग। आप चाहें तो एक ही लाइन में इन तीनों को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, आपको ये तरीका भी आना चाहिए। और उसके बाद जब इनपुट हो गए, ठीक है, यहाँ तक आपकी इनपुट हो गई। अब असल चीज़ आपकी लॉजिक स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मैक्स इज इक्वल टू ए। मैक्स इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है कि ए में आपने जो भी इनपुट किया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए में यूजर ने एंटर किया 20, बी में एंटर किया 30 और सी में एंटर किया 12। अब इन सब में से ए बी सी में से मैक्सिमम फाइंड करना है। तो अब सबसे पहला काम वो क्या कर रहा है कि ए की वैल्यू को कॉपी कर रहा है मैक्स। मैक्स एक चौथा वेरिएबल है, मैं यहाँ पर मैक्स ड्रा कर देता हूँ। सपोज ये आपका मैक्स है, दिस इज मैक्स, और उसने क्या किया, मैक्स इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू मैक्स में रख दी जाए। ए में 20 था, ए में था 20, तो उसको कॉपी कर दिया मैक्स में, तो अब मैक्स में भी हो गया 20, ए में भी 20 है और मैक्स में भी क्या हो गया 20। अब अगली लाइन में क्या हो रहा है, अगली लाइन में आप कंपेयर कर रहे हैं इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स। बी में क्या है, बी में यहाँ से देख लें आप, बी में है 30। अब ये यानी 30 क्या 30 बड़ा है मैक्स से। मैक्स से क्या है, मैक्स में है 20, अभी आपने रख दिया मैक्स, ठीक है ना। तो अब ये क्या ट्रू है, यस ये ट्रू है कंडीशन। और जब ट्रू होती है तो इफ से अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इफ से अगली स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ये है मैक्स इज इक्वल टू बी। तो इट मीन्स ये ट्रू हो रहा है, तो अब मैक्स की वैल्यू में वो रख देगा बी, यानी पुरानी वैल्यू को कट करके नई वैल्यू रख देगा, मैक्स में क्या रख देगा, बी रख देगा। तो अब ये ओवरराइट हो चुकी है। अब उसके बाद अगली आपकी लाइन है इफ की, सादा इफ की, इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स। अब देखें सी में क्या है, सी में है 12, तो अगेन ये चेक कर रहा है इफ सी इज ग्रेटर देन, ये सी में अगर 12 है, इफ सी इज ग्रेटर देन, अब मैक्स में क्या वैल्यू है आप देख लें, मैक्स में इस वक्त है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है, आप बता सकते हैं ये आपकी फॉल्स हो रही है। जब फॉल्स हो रही है तो जाहिर है इससे अगली स्टेटमेंट तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इससे अगली स्टेटमेंट क्या है, ये वाली है।
मैं इसको पॉइंट भी कर रहा हूँ, मैक्स इक्वल टू सी अगली स्टेटमेंट है, इस पर वो नहीं आएगा और मैक्स में जो पहली वैल्यू है ना 30 वही रहेगी। तो इट मीन्स जहां जहां ट्रू होगा सिर्फ उसी को ओवरराइट करेगा। अब यहाँ तक आपकी लॉजिक कंप्लीट हो गई। अब जस्ट उसने मैक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है और यहाँ पर उसने मैक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ मैं एक और बात बताते चलूँ कि जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको सपोज क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप इस स्ट्रक्चर को भी मेंशन कर सकते हैं। वहां पर स्ट्रक्चर के 2 नंबर हैं, आपने इसमें लाइब्रेरी ऐड कर ली, फिर वॉइड मेन लिखा, फिर आपने ब्रेसेस एंटर की, फिर क्लियर स्क्रीन और एंड पर गेट ch और ब्रेसेस को क्लोज कर देना, तो इसके भी 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया जनाब फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ वो बाउंड कर रहा है कि आपने इसको लॉजिकल ऑपरेटर से ही करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है 3 में से आपने लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होता है आपको पता है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ऐसे कहते हैं लॉजिकल और इसे कहते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है, डबल एम्परसेंड का साइन। इसमें लॉजिक से मैं आऊँगा डायरेक्ट, इसमें आपने 3 नंबर्स इनपुट करवा लिए, ABC डिक्लेयर किया और उसके बाद आपने 3 वेरिएबल्स, आपको यहाँ पर मैक्स की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और फिर आपने 3 नंबर देखे मैंने जिस तरह आपको बताया था, एक ही लाइन में उन्होंने तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए। और यहाँ आपके लिए किसी हद तक अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें असल लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, इफ अगर A बड़ा है B से और साथ साथ, ठीक है, इस एंड का क्या मतलब है, साइमल्टेनियसली, यानी इसके साथ साथ ये भी ट्रू होनी चाहिए, इसको भी एंड, तभी ये ओवरऑल जो है ना कंडीशन ये वाली ओवरऑल ये तभी ट्रू होगी। ट्रू से मुराद 1 है, यानी ये तभी ट्रू होगी या 1 होगी कि जब ये दोनों जो हैं ये वाली भी और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो एंड में ये ओवरऑल कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये देखें एंड जो है ना, एंड को आप मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। अब जाहिर है दोनों ट्रू होंगी, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, तो फिर ही 1 into 1 1 बनेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गई, 0 होगी सपोज ये पहली वाली, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। तो दोनों को ट्रू होना जरूरी है, दोनों को 1 होना जरूरी है, राइट। अब जरा देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास अगर अब यहाँ पर ये क्या करें, इसको रीड आपने कैसे करना है, इफ A बड़ा है B से। यहाँ पर जरा देख लें A B में क्या है वैल्यूज हैं, ये है A में 10 है, B में 20 है, C में 30 है। इफ 10 इज ग्रेटर देन 20, अब देखें क्या है, इफ 10 इज ग्रेटर देन 20, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली ये फॉल्स है। पहली वाली फॉल्स होगी तो दूसरे पर तो वो जाएगा ही नहीं, ठीक है, उसको तो ज़ाहिर है पहले 0 मिल गया, तो उसने उस ओवरऑल कंडीशन को क्या कर देना है, 0 कर देना है, सारे को ज़ाहिर है 0 कर दिया, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इस वाली लाइन पर वो नहीं आएगा। अब इस लाइन पर नहीं आएगा तो वो अगली लाइन को चेक करेगा, ठीक है, वो जैसे ही अगली लाइन पर आएगा एल्स इफ वाली लाइन पर, यहाँ पर वो B को कंपेयर करेगा A से भी और C से भी। अब यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं B में क्या है, 20 है, B में है 20, क्या 20 बड़ा है A से? A में है आपका 10, क्या ये आपकी लाइन जो है ये ट्रू हो रही है? यस, ये ट्रू हो रही है, तो ये पहली वाली आपकी ट्रू हो गई। और बाद में वो देखेगा क्या साथ साथ 20 जो है ये 30 से बड़ा है, नो, ये आपकी सेकंड वाली आपकी फॉल्स होगी। तो ऑब्वियसली ये वाली भी कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो इस लाइन पर भी नहीं आएगा, वो अब आएगा एल्स पर। और एल्स वाली को बगैर किसी कंडीशन के, यानी उसने जाहिर है A भी जब बड़ा नहीं है B भी बड़ा नहीं है, तो जाहिर है तीसरी वाली को डायरेक्ट वो प्रिंट कर देगा C ही बड़ा है, और उसको समझ आ जाएगी कि भाई C ही सबसे बड़ा है, तो उसने C वाली लाइन को प्रिंट कर दिया। इसको मैं आपको ज़रा एक और तरीके से भी ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखें हमेशा कि क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 जब कंडीशंस हो, हम इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास कम से कम 3 ऑप्शंस हों, या तो ये, अब देखें यहाँ पे पहली ऑप्शन ये वाली है, दूसरी ऑप्शन ये वाली है और तीसरी ये वाली है। जब 3 ऑप्शंस हों तो फिर आप इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमेशा 2 हों, ठीक है, 2 से मुराद इवन ऑड है, तीसरी की तो कोई बात ही नहीं है, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, तो फिर वहां पर आप इफ एल्स पर नहीं आएंगे, आप सिर्फ इफ एल्स ही काफ़ी हो जाएगा, इफ एल्स का सादा स्ट्रक्चर भी काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कितनी आसानी से आपने मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर लिया। और अगर आपने देखें मिनिमम नंबर का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ इस साइन को तब्दील कर देना है, इस ग्रेटर देन की जगह सिर्फ ये लेस देन कर देना है,
और फिर आपका क्वेश्चन लेस देन का हो जाएगा और वही लॉजिक अप्लाई होगी। और याद रखना है आपने जो आखिरी एल्स है ना, इसके साथ इफ नहीं लगा देना और ना इसमें कंडीशन आएगी। इससे पहले यहाँ भी कंडीशन है और ये सेकंड वाला जो है एल्स इफ, इसमें भी कंडीशन है ये वाली, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, सादा सिंपल आप एल्स पर जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी डायरेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन है और मगर ये आपका नेस्टेड इफ से है, ठीक है। यहाँ स्मॉलेस्ट का है लेकिन इससे पहले हम लार्जेस्ट या मैक्सिमम वाला किया है, तो आप इसको भी मैक्सिमम या सिर्फ स्मॉलेस्ट समझ लें, मगर है ये वही नेचर, उसी नेचर का क्वेश्चन है मगर नेस्टेड इफ से है। तो देखिए नेस्टेड इफ से आपने स्मॉलेस्ट या मिनिमम अगर नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ये चीज़ें तो वैसे ही हैं, ठीक है। आपने इनपुट ले ली, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसी तरह यहाँ पर भी मैक्सिमम या मिनिमम का कोई वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स होंगे, ए बी एंड सी। अब असल लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ज़रा आपने ज़रा गौर से समझना है। देखिए सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है इफ़ ए इज़ लेस देन बी। यहाँ मैं ज़रा दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इफ़ ए, मेरा माउस ठीक से नहीं चल रहा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी। देखें अगर इफ़ ए इज़ लेस देन बी है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है आपकी, ठीक है। ट्रू होने से मुराद तभी होगी ट्रू जब ए छोटा होगा बी से। जब अगर तो बेटा ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा, जो आपको नजर आ रहा है ना, स्क्वायर नजर आ रहा है, रेक्टेंगल, इस ब्लॉक में एंटर हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, यानी ए आपका छोटा नहीं है बी से, तो फिर ये अगले ब्लॉक में आ जाएगा। और अगला ब्लॉक कौन सा है? ये एल्स वाला ब्लॉक। मैं इसको यहाँ पर पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ तक ये सारा आपका अगला ब्लॉक है, ठीक है। मगर ये अगले ब्लॉक में तभी आएगा जब ये वाली कंडीशन आपकी ये वाली जो है फॉल्स होगी, ठीक है। और फॉल्स तभी होगी कि जब आपका ए जो है वो बी से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। यानी 2 ब्लॉक्स हैं। अगर ये आपका इफ का कंडीशन ट्रू होगी, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो फिर एक पहला ब्लॉक है, ठीक है, ये जो बड़ा सारा ये वाला नजर आ रहा है, ये पहला ब्लॉक। और अगर फॉल्स होता है तो फिर ये एल्स पर आ जाएगा और एल्स का जो है एक बड़ा सा ब्लॉक आपको मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट भी कर दिया ये वाला, तो ये इस पर आ जाएगा। देखें अब इसमें चक्कर क्या है, इसमें चक्कर ये है कि अगर तो ये पहली कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती है, ठीक है। जब ये ट्रू हो गई तो आपको पता चल गया कि ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है जाहिर है तो बी की तो कहानी खत्म हो गई ना यहाँ पर, और वो अंदर वाले ब्लॉक में आ जाएगा। जब बी की कहानी खत्म हो गई तो फिर अब सिर्फ ए और सी में से कोई एक जो है ना उसी ने शो होना है स्क्रीन पर कि ये स्मॉलर है, ठीक है ना। बी तो अब स्मॉल नहीं हो सकता, तो इसलिए वो अंदर आ गया यहाँ पर इस ब्लॉक में। और यहाँ पर अब वो दोबारा चेक करेगा क्या ए सी से भी छोटा है। अगर तो वो सी से भी छोटा है तो फिर ए को कह दिया जाएगा कि ये स्मॉलेस्ट है। और अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो फिर एल्स पर आकर कह देगा कि ये सी जो है ना आपका सबसे छोटा है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आप। और अगर वो आ जाता है जनाब, अगर ये वाली कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन ही क्या हो गई आपकी फॉल्स हो गई, तो फिर ये इस एल्स वाले पर ब्लॉक पर आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ए बी से छोटा नहीं है, यानी ए बड़ा है बी से। और अगर ए बड़ा है बी से तो ए की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। ए की कहानी यहाँ पर अगर खत्म हो गई तो आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ बी और सी ही जो है ना वो छोटे हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट हो सकते हैं। तो फिर यहाँ चेक किया जाएगा कि बी और सी में से छोटा कौन सा है। अब यहाँ पर दोबारा कंडीशन लगी, बी छोटा है क्या सी से? यस। अगर छोटा है तो हम बी को डिस्प्ले कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है सपोज, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि सी ही छोटा है, तो वो एल्स पर आकर सी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़रा याद रखनी है कि अगर आपकी, अब देखें मैं आपसे अगर कहता हूँ कि इस वाले ब्लॉक में जो है ना ये वाला, इस पर ये वाली कंडीशन ये वाली प्रिंट कब करेगा, इस पर वो कब आएगा? वो तभी आएगा जब आपकी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो और साथ साथ ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। इधर कब आएगा? ये इस वाली पर, जब आपकी पहली वाली ट्रू हो और ये वाली फॉल्स हो तो फिर ये आ जाएगा इसके ऊपर। इधर कब आएगा? ये वाली जो है इस पर तब आएगा जब ये पहली वाली फॉल्स हो और ये जो दूसरी वाली है ना ये वाली आपकी जो है ट्रू हो। और इस पर कब आएगा? ये जो लास्ट वाली है इस पर वो तब आएगा जब आपकी ये वाली पहली वाली फॉल्स हो और दूसरी वाली भी अगेन फॉल्स हो, तो फिर ये लास्ट वाली पर आएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इसे बच्चे कहते हैं नेस्टेड
इफ आपका इफ के अंदर एक और इफ का आ जाना इसको, तो ये एक स्ट्रक्चर है नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इवन ऑड से रिलेटेड है। आपने देख इस क्वेश्चन लाजमी रीड करना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है इफ एल्स के स्ट्रक्चर से करना है ये वाला सवाल, तो आपने इसको करना है। वैसे ये इवन ऑड वाला सवाल हो ही इफ एल्स के स्ट्रक्चर से ही सकता है, सिर्फ इसमें एक आपका एक वो है नॉट के ऑपरेशन भी समटाइम लगाते हैं, ठीक है। अगर बाउंड कर दे नॉट से करना है तो फिर आपको उसी से करना पड़ेगा। राइट जी, जरा देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके पास इस लाइन में क्या हो रहा है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उसके बाद एक नंबर एंटर, आपने इस नंबर में इनपुट भी ले ली, ठीक है। यहाँ तक आपने एन में इनपुट भी ले ली। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप, इस एन को चेक कर रहे हैं और ये आपको पता है रिमाइंडर ऑपरेटर है, और रिमाइंडर ऑपरेटर का काम है कि ये 2 से डिवाइड करेगा एन में जो भी वैल्यू होगी। सपोज कर ले एन में 10 है, अब इसने डिवाइड किया 2 से 10 को, तो ज़ाहिर है रिमाइंडर जो है ना वो चेक कर रहा है कि क्या ये 0 के बराबर आता है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो फिर ये पहली कंडीशन ज़ाहिर है आपकी ट्रू हो जाएगी और ये फिर ये इस वाली लाइन को प्रिंट कर देगा। मैं इसको थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सपोज n में वैल्यू है 10 और आपकी ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 5 10, ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाता है 0। आपको पता है कि इसे हम कहते हैं डिविडेंड और इसे कहते हैं रिमाइंडर। दिस इज योर रिमाइंडर। तो ये जो ऑपरेटर है ये वाला परसेंट का ऑपरेटर नहीं है, ये रिमाइंडर का ऑपरेटर है। हमेशा आपको डिवीजन में रिपीट ये देगा आपको रिमाइंडर। जबकि अगर ये लिखा हो n अगर डिवाइड हो रहा है 2 के साथ तो फिर ये आपको हमेशा ये देगा, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा देगा डिविडेंड देगा, 5 देगा आपको आंसर। अगर यहाँ हो 10 डिवाइड बाई 2 तो ये आपको क्या देगा 5, और अगर यहाँ हो ऐसे 10% 2 तो ये आपको क्या देगा 0, यहाँ इस केस में देगा रिमाइंडर। राइट जी, तो ये आपका सिंपल सी लॉजिक है और कंडीशन लगी हुई है इफ की ऑड के लिए। आप इस यहीं पर ही आप अगर इसको इसमें नॉट अगर लगा दें, देखें नॉट आप इफ के बाद, ये जो इफ है ना इफ के इस ब्रैकेट से पहले इस तरह इफ और फिर आप ऐसे कर दें और फिर आगे वही चीज़ है सारी, ठीक है, एन के साथ डिवाइड होके। तो फिर अब आपने इस सूरत में नॉट लगा दिया, तो इस सूरत में करना क्या है, यहाँ पे इवन की जगह ऑड कर दें और इस ऑड की जगह इवन कर दें, तो ये उल्टा हो जाएगा, उलट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ना करें, इवन ऑड को ना चेंज करें, आप इस 0 की जगह क्या कर दें 1 कर दें, सॉरी इस 0 की जगह आप क्या कर दें 1 कर दें, और जब ज़ाहिर 1 करेंगे, हाँ ठीक है 1 कर दें तो ये इवन पर ही आके लैंड करेगा और बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो बस इतना सा काम करें आप। जब यहाँ आपने नॉट कर दिया तो आप यहाँ पर क्या कर दें इधर 1 कर दें, बाकी तमाम चीज़ें उसी तरह रहेंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिटरमिन्स वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और 0। एक नंबर यूजर से इनपुट कराएं और जो आपको बताए कि ये नंबर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अब ये आपका 2 तरीकों से हो सकता है, या तो आप इफ एल्स से कर सकते हैं या फिर सिंपल इफ से भी कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने आपको नहीं पूछा कि वो आपने सादा इफ से करना है या इफ एल्स इफ से करना है। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपके ऑप्शन पर है। तो पहले हम दोनों से करेंगे। पहले हम करते हैं इफ एल्स से। सबसे पहले ज़ाहिर आपने एक नंबर इनपुट लिया, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया और यूज़र से ये एक नंबर आपने इनपुट करवा लिया n। अब आपने सबसे पहले देखना है कि क्या ये 0 से बड़ा है नंबर। इफ ये कंडीशन है, अगर तो 0 से बड़ा है तो इस वाली सेकेंड ये जो है ना आपकी स्टेटमेंट पर वो लैंड करेगा और शो कर देगा स्क्रीन पर द नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये फॉल्स होता है तो फिर दूसरी लाइन पर आएगा एल्स इफ वाली लाइन पर और चेक करेगा क्या n छोटा है 0 से। तो अगर छोटा नहीं है तो वो ये वाली लाइन डिस्प्ले कर देगा ठीक है, तो नंबर इज नेगेटिव। और अगर ज़ाहिर है ये ना ये है ना ये है, दोनों ही अगर वो नहीं क्लिक करी तो फिर वो एल्स पर चला जाएगा और एल्स पर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट कर देगा। ज़ाहिर है तीसरी ऑप्शन 0 वाली रह जाती है, उसने फिर खामोशी से एल्स पर जाकर इस लाइन को प्रिंट कर देना है। यहाँ आप दोबारा से नोट करें उसी चीज़ को कि यहाँ पर कितनी, अब मैंने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया इफ़ एल्स इफ
इफ एल्स इफ और एल्स का स्ट्रक्चर। जब भी आप ये वाला स्ट्रक्चर आप कब यूज करेंगे, जब आपके पास कम से कम 3 ऑप्शंस होंगी। अब देखें आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, एक पहली ये वाली है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए, दूसरी आपकी नेगेटिव के लिए और तीसरी आपकी जीरो के लिए। तो आप लाजमी फिर इफ एल्स इफ पर आएंगे। अगर यहाँ पर 2 होती ऑप्शंस तो फिर आप को इस एल्स इफ वाले स्ट्रक्चर को यूज करने की जरूरत नहीं थी। फिर आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते, फिर आप करते इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर यूज करते और उसके लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। राइट, आई होप कि ये इफ एल्स का आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। सादा इफ से कैसे करते हैं इसको जरा हम चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको सादा इफ से कैसे किया। यहाँ से मैं आऊंगा डायरेक्ट लॉजिक पर आऊंगा। सबसे पहले आपने एक सादा इफ को यूज करते हुए आपने ये यूज किया, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए कि ये बड़ा है अगर 0 से तो ये, अगर नहीं तो फिर वो अगले इफ पर आएगा। और यहाँ पर आपने बस एल्स नहीं लिखा, इसके साथ एल्स नहीं लिखा, बाकी कंडीशन लिखी है और आपने इसी तरह नेगेटिव नंबर के लिए भी इसको यूज कर लिया। और फिर सादा इफ में जाहिर है एल्स तो है नहीं, तो अब आपको यहाँ पर भी फुल कंडीशन उसी तरह यूज करनी पड़ेगी। इफ n बराबर है 0 के तो फिर ये आपने इसको कर दिया। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन क्लिक कर जाती है तो उसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी है, ये आपने जरा नोट करनी है। इफ एल्स इफ, इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें ऐसा था, अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है ना तो फिर वो बाकी दोनों कंडीशंस को वो देखता ही नहीं है, इग्नोर करता हुआ सीधा वो इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इफ एल्स का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, एल्स का कोई कहानी नहीं। अब यहाँ पर बेशक ये ट्रू भी हो जाए, अब ये इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा, बिला वजह चेक करेगा, ठीक है। हालांकि जाहिर है इन तीनों में से कोई एक ही क्लिक होनी है कंडीशन, तो ये इसका नुकसान है। सादा इफ को इसीलिए यूज नहीं किया जाता। और स्विच में भी यही बात है, स्विच में भी एक केस अगर क्लिक हो जाए तो वो बाकी केसेस पर नहीं जाता। और यहाँ एक और बात भी चलें याद रख लें, आपको इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। सॉरी, आपको इन दोनों में, एक आपका ये है ना, ये एक डबल इक्वल टू है और एक सिंगल इक्वल टू है, ये हम हमेशा असाइन करने के लिए वैल्यू यूज करते हैं। और जबकि ये हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ना, ये वाला, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, याद रखना है। ये भी रिलेशनल है, ये भी रिलेशनल है और ये भी रिलेशनल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपने एक नंबर इनपुट करवाना है और ये फाइंड करके बताएगा क्या ये नंबर जो है ये ईयर लीप ईयर में आ रहा है या नहीं आ रहा, यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो जरा इसको चेक करते हैं। देखिए, लीप ईयर तभी होगा जब ये आपका जो है ना, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2020 ये ईयर है। अब ये अगर तो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और इस तरह डिवाइड हो जाता है कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो 2020 है ये लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं होता, सपोज मैं इधर 1 लगा देता हूँ, 2021 कर देता हूँ, फिर ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा, फिर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बस ये सादा सी कहानी है। और तो अब आपने यहाँ तक देखें, आपने इनपुट ले लिया, यहाँ तक ईयर इनपुट ले लिया और यहाँ इसने क्या इनपुट कराया 2003 और इधर वो चेक कर रहा है वाई में, उसने वाई में अब आ गया हमारे पास 2003, ठीक है। वाई में एन की जगह हमने वाई कर दिया। आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, एन भी रख सकते हैं, ABC वाई वट। अब यहाँ कंडीशन है और ये वाई में जो भी वैल्यू है यहाँ इत्तेफाक से हमने यूज़ किया 2003, तो ये 2003 चेक हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 4 से और उसी तरह डिवाइड हो रहा है 4 से 2003 जब डिवाइड हुआ आपका किससे, 4 से। तो जब आप ये डिवाइड करेंगे ना इसको 4 से, तो जो आपका रिमाइंडर है जाहिर है कि 3 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो 3 इसके बराबर नहीं होगा, तो फिर वो इस वाली पर तो नहीं आएगा, वो एल्स पर आएगा और इसको लिख देगा नॉट अ लीप ईयर। लेकिन अगर वो 2020 अगर होता सपोज, तो ये पहली वाली कंडीशन पर लैंड होता और इसको डिस्प्ले कर देता। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपको इस तरह से आ सकता है कि अगर वो पूछ ले कि भाई आप कोई नंबर इनपुट करवाएं और क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। डिविजिबल यहाँ मुझसे लिखा नहीं जा रहा, आप समझ सकते हैं, डिविजिबल बाय 5 है या नहीं।
तो आपने उसको इसी तरह से करना है, सिर्फ यहाँ 4 की जगह पर क्या कर देना है 5 कर देना है, और यहाँ लिख देना है डिविजिबल बाय 5। ज़ाहिर डिविजिबल बाय 5 तभी आएगा जब वो इधर रिमाइंडर 0 आएगा और वो कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर वो कहे कि जी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर आपने यहाँ पर लिख दें नॉट डिवाइडेड बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन है आपका वॉवल से रिलेटेड कि क्या आपका नंबर वॉवल है या नॉट वॉवल, जिसे कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। और ऑब्वियसली पहले ये यूजर से एक नंबर इनपुट करवाएगा। अब इनपुट ये कैसे करवाएगा, आपको पता है कि करेक्टर है तो यहाँ आप इंटीजर यूज नहीं करेंगे, हम करेक्टर यूज करेंगे। उसने एक नंबर, एक वेरिएबल सी डिक्लेयर किया, किस टाइप का, करेक्टर टाइप का, और फिर उसने ये यूजर से इनपुट भी करवा लिया। यहाँ देख लें आप, हमने इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया वो क्या यूज किया, %c। हमने %d यूज नहीं किया बल्कि %c यूज किया। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जरा देखने वाला है, जरा ये लाजमी आप नोट करना है। यहाँ मैं कर रहा हूँ स्विच c। ये जो c है ना, ठीक है, c में जो भी वैल्यू होगी, अब सपोज मेरे पास c में क्या वैल्यू है, यूजर ने इनपुट यहाँ पर c जो क्या करवाया, ये u करवाया इत्तेफाक, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी अल्फाबेट इनपुट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपने c में u इनपुट करवा दिया। अब c एक वेरिएबल है, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये c का डब्बा है, ये c का डब्बा है या एक बॉक्स है या एक कंटेनर है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। और लेकिन अंदर जो इसके अंदर चीज पड़ी हुई है वो क्या है, u पड़ा हुआ है इस डब्बे में, इस c नाम के डब्बे में क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है, ठीक है। यूजर ने जब एंटर किया एक अल्फाबेट, वो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वो कह रहा है स्विच c, यानी असल जो वैल्यू है ना इसके अंदर u वाली, अब ये वो कह रहा है स्विच कर जाए u पर। अब वो सबको चेक करेगा कि क्या कहीं u के साथ ये मैच हो रहा है। अब वो उसने सबको बारी बारी चेक करना है, हर केस को। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पे सबसे पहला केस है a का, और जाहिर है हमें अब क्या पता वो उसने u को वो कैपिटल में भी दे सकता है और स्मॉल में भी दे सकता है, ठीक है। अगर तो उसने स्मॉल में, दोनों में चेक करना है आपने। अब सपोज यूजर ने u दिया स्मॉल में, तो यहाँ पर आपको स्मॉल में भी u लिखना पड़ेगा और कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में आपने चेक करना है। अब कहीं पर भी वो क्लिक हो गया ना, अब उससे रिलेटेड जाएगा स्टेटमेंट पर और उसको प्रिंट कर देगा कि भाई ये वॉवल है, कह देगा ये वॉवल है, राइट। अब आपको पता है वॉवल के लिए 5 ही केस है, a e i o u। आपको सिर्फ 5 केस बनाने हो रहे हैं, हर एक केस में कैपिटल का भी ख्याल रखना है और स्मॉलर का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल 2 केसेस हैं, मैं अभी आगे भी चल के दिखाता हूँ। ये पहले 2 केसेस क्लिक नहीं हो रहे, ठीक है, और तो ये आगे जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह उसने ई को भी चेक किया, इसी तरह उसने ई का केस भी चेक किया, और इसी तरह उसने आई का भी चेक किया, फिर उसने ओ का भी चेक किया, फिर उसने यू का केस भी चेक किया। अब यहाँ आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको हर केस के एंड पर एक ब्रेक की स्टेटमेंट नजर आ रही है। अब इसका क्या मकसद है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि इफ वाले में 3 इफ थे ना, याद आया आपको कि 3 इफ हमने यूज किए थे। और उसने अगर तो पहला वाला इफ ट्रू हो भी गया था, उसके बावजूद उसने इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया। तो इसी चीज से बचने के लिए हम इफ एल्स पर आते हैं, एल्स वाले पार्ट पर, या फिर हम स्विच को यूज करते हैं कि वो हर एक को चेक ना करता फिरे, वो सीधा स्ट्रक्चर से बाहर चला जाए, और इससे जाहिर है सीपीयू के साइकिल्स जो हैं वो वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना, इसीलिए लिख रहे हैं कि अगर ये वो कोई एक केस भी, अगर सपोज इत्तेफाक से यहाँ पर यू कौन सा है, ये वाला वो है ही एंड पे, इत्तेफाक से हम सपोज ये अगर यूजर इनपुट ही ई करवाता है, सपोज यू नहीं कराता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर वो ई वाले केस पर आ जाएगा और यहीं से ब्रेक जो है ना उसको एग्जिट दिखा देगा, स्ट्रक्चर से बाहर निकलने की राह दिखा देगा, और फिर वो स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा सीधा। यानी मैं आपको दिखाई तो स्ट्रक्चर से बाहर किधर, वो जनाब इधर, ये जो आपकी है ना, ये गेट सी एज पर सीधा वो चला जाएगा, या आप समझ लें, सॉरी गेट सी एज पर नहीं जाएगा, अगर आपके पास ये वो सिर्फ स्विच वाली स्टेटमेंट से निकल जाएगा। स्विच वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ, दिस वन, ये वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्रैकेट, ये स्विच की ब्रैकेट है, आपका स्विच यहाँ एंड हो रहा है। और स्विच के बाद भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, गेट सी से पहले जाहिर ही उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा, ब्रेक हम इसलिए यूज करते हैं। तो ये है आपका स्विच से आपका वॉवल ये को फाइंड करना कि वॉवल है या नहीं है। और यहाँ आपको एक और चीज भी नजर आ रही है, डिफॉल्ट की स्टेटमेंट नजर आ रही है,
ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट इसलिए है, सपोज अगर यूज़र AEIOU के अलावा अगर वो B एंटर कर दे, ठीक है, तो फिर जाहिर है उसने इस पर तो नहीं आएगा, जाहिर है वो ये जो इस वाली प्रिंट ड्राइव पे वो तभी आएगा जब कोई एक वावल का केस क्लिक होगा। अब कोई भी केस अगर क्लिक नहीं कर रहा तो जाहिर है इस पर तो नहीं आएगा, वो किसी पर भी नहीं आएगा, तो फिर किस पर जाएगा, वो सवाल ये है। अब वो जाएगा डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट पे और वहाँ वो क्लिक ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। और ये बिल्कुल ऐसी जैसे एल्स वाली पार्ट है ना आपका, इफ एल्स इफ के केस में जो एल्स वाला पार्ट है, बिल्कुल ये उसी तरह से है और ये इस पर एग्जीक्यूट कर। तो ये थे जनाब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। इनमें से उम्मीद है कोई एक क्वेश्चन आएगा। वैसे आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करें इसमें से, लेकिन मैंने 5 मोस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट वो आइडेंटिफाई कर दिए। गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।